रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रोहित पांडे। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और हम लोग अब एक दो चैप्टर और बचे हैं क्लास 6 का, जो जियोग्राफी है। तो हम लोग इसके बाद फिर 7 क्लास की जियोग्राफी की स्टार्ट करेंगे, फिर 8 को, फिर 9 को, 10 को, 11, 12, ऐसे करके पूरी एनसीईआरटी को हम लोग बिल्कुल चाट जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो आज का जो नया चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आप देख सकते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आप समझ गए होंगे कि मैं आज इस चैप्टर में क्या क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए तैयार हो जाइए इस वीडियो को और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। दोस्तों देखिए, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह सभी जगह समान एक समान नहीं है। कहीं उबड़ है, खाबड़ है, कहीं नदियां हैं, पहाड़ है, कहीं झील है, तो कहीं कुछ है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं तो कुछ भाग नीचे हैं तथा कुछ भाग समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। आपको यह जानकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पे आप खड़े हैं उस मैदान में धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर हमारे लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण कहीं पृथ्वी की सतह हमारी उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। आप देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। हमारा माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत 8848। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्वत दिखा रहा है, यहाँ पे पठार दिखा रहा है, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पे वितरिका है, यहाँ पे डेल्टा है, नदी मुहाना है, झील है, ये सारी चीज़ें हैं। इधर देखिए, ये हमारा प्रायद्वीप है, स्थल संधि है, तट है, मैदान है, घाटी है, पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है और ये जल संधि है और द्वीप है। तो दोस्तों, आज हम सब इसी चैप्टर में इन सभी का हम लोग एग्जिट पोल करेंगे और सबका बारी बारी करके हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, हो जाइए तैयार। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह जब आपस में घिसती है तो क्या होता है? हमारी मिट्टी अपरदित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अपरदन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। जब अपरदन की क्रिया लगातार, अगर मान लीजिए ये मिट्टी है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए ये मिट्टी है, हवा चलेगी, लगातार अपरदित होगी, ये करते 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 क्या होगा? ये इसका जो तल है वो बिल्कुल घिस जाएगा, जिसके द्वारा इनका क्या होगा? ह्रास होगा। इनका ह्रास होगा और इनकी सतह जो है वो नीचे हो जाएगी।
लेकिन वही निक्षेपण की क्रिया लगातार थोड़े थोड़े टुकड़े जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, और जमा होते 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 ये एक टीला बन जाता है, एक पहाड़ बन जाता है। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि अपरदन की क्रिया से सतह घिस जाती है और सतह नीची हो जाती है, लेकिन निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं होती हैं, बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो बहते हुए जल में होती हैं, वायु होती है। बहते हुए जल के द्वारा अपरदन हो सकता है, बहते हुए जल के द्वारा निक्षेपण हो सकता है, बहते हुए वायु के द्वारा अपरदन हो सकता है, बहते हुए वायु के द्वारा कहीं पे कोई चीज़ जमा हो सकती है जिससे निक्षेपण हो सकता है। बर्फ के द्वारा भी यही प्रक्रियाएं होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? उनके ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर हम पर्वत, पठार और मैदानों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अब आगे चल लिए हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत क्या होता है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। कहने का मतलब ये इस टाइप का, इनका जो ये आधार है, ये क्या है? नीचे का आधार है। तो आधार इनका चौड़ा है, लेकिन शिखर क्या है? पतला है। ये होते हैं पर्वत। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। समझ लीजिए, बादलों से भी ऊंचे होते हैं। अगर आप उत्तराखंड गए होंगे तो उत्तराखंड में देखे होंगे कि कुछ ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो बादलों को भी चीर के ऊपर निकल जाते हैं। तो वे ऐसे पहाड़ हैं जो बादलों से भी ऊंचे हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु आपको ठंडी होती जाएगी। आप अगर ऊंचाई पे गए होंगे तो ऊंचाई पे आपको ठंडी लग रही होगी, क्योंकि ऊंचाई पे क्या होता है? टेम्परेचर घटने लगता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। कुछ पर्वतों पे क्या होता है? हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हिमानी। और हिमानी को ही क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। आप सभी जानते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। आप समझ लीजिए, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुछ ऐसे भी पर्वत हो सकते हैं जो हमारे समुद्र के नीचे हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल समुद्र के भीतर भी कुछ ऐसे पर्वत हैं, और बहुत ऊंचे पर्वत हैं। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पर्वत हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में वे समुद्र के भीतर हैं। ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखे होंगे जनसंख्या बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु कठोर होती है। सबके बस की बात वो नहीं होती है वहाँ पे निवास करना। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाली होती है। वहाँ का जो धरातल होता है, बिल्कुल खड़ी ढाल वाली धरातल होती है। खड़ी ढाल वाली धरातल होती है और वहाँ का जलवायु बहुत कठोर होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। वहाँ पे कृषि योग्य भूमि कमी होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों पे खेती नहीं की जा सकती। पहाड़ों की जो भूमि होती है वो कृषि के लायक होती ही नहीं हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें हम लोग श्रृंखला, इस तरीके से अगर पर्वत आप देखे होंगे तो ये हमारी श्रृंखला है। ये क्या है? इसे हम श्रृंखला कह सकते हैं कि पर्वतों की श्रृंखला है। देखिए, आप देख सकते हैं नीचे कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र हैं जो समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। इस तरीके से समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर हिमालय को देखा जाए तो हिमालय
अगर हिमालय को देखा जाए तो हिमालय एशिया का पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स को देखा जाए तो आल्प्स यूरोप का पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज को देखा जाए तो यह दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर्वतों की ऊंचाई और उनके आकार में बहुत भिन्नता होती है। इस आधार पे पर्वतों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अब इन तीनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। जिनकी सतह क्या है, सतह उनकी ऊबड़ खाबड़ है। और अगर शिखर को देखा जाए तो शिखर कैसा है, शंक्वाकार है, एक शंकु के आकार का है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। भारत की अगर अरावली पर्वत श्रृंखला को देखें, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, राजस्थान में है। अगर राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला को देखा जाए तो इसकी जो सतह है यह सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, जिसके कारण इनकी सतह नीची हो गई है। उत्तरी अमेरिका के आपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। उत्तरी अमेरिका का आपलेशियन पर्वत को देखा जाए और रूस की यूराल पर्वत को देखा जाए तो यह गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब कहते हैं इसको क्या, भ्रंशोत्थ पर्वत। जब पर्वतों की बहुत बड़ी श्रृंखला टूट जाए और ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापित हो जाए तो इसको कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो खंड हैं ये ऊपर उठ गए हैं, ये नीचे का जो खंड है ये दब गया है। तो इस तरह का जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत श्रृंखला। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू-आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी की क्रिया से ही बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक हैं। अगर देखा जाए लाभ के पद में देखा जाए तो पर्वतों का बहुत सारा लाभ है और हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। बहुत से नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। बहुत सारी नदियाँ होती हैं जो हमारे ग्लेशियर से निकलती हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों में क्या होता है, अलग प्रकार के वनस्पतियाँ और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त भी होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सौंदर्यता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग,
हैग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंगिंग पर्वतों के प्रमुख खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल होते हैं? आप समझ सकते हैं कि पर्वत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे हमें कितना लाभ होता है। अब पठार के बारे में जान लेते हैं। पठार क्या होता है? पठार उठी हुई एक सपाट भूमि है। पठार को देखा जाए तो पठार उठी हुई एक सपाट भूमि है। ये उठी तो होती है, मुख्य भूमि से ऊपर उठी होती है, लेकिन ऊपर जाकर ये क्या होती है? सपाट होती है। और इस तरह की जो संरचना होती है वो क्या कहलाते हैं? पठार कहलाता है। ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। पर्वतों की तरह भी पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, भारत में देखा जाए तो दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अब समझ लीजिए, पठारों की भी इतनी ऊंचाई हो सकती है 4000 से 6000 मीटर तक, और यह तिब्बत का विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। पठार हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि उनमें क्या होती है? खनिजों की प्रचुरता होती है। उनकी खुदाई से बहुत भिन्न प्रकार के खनिज वहाँ मिलते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के लिए प्रसिद्ध है। समझ लीजिए, अफ्रीका का पठार जो है वो सोना एवं हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है, इसमें भारत में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात, झरना जो होता है वो पठारी क्षेत्रों में होता है क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, भारत के छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार वह जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है दोस्तों, जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रमणीय अच्छा जो स्थल हैं जो दर्शकों को घूमने के लिए, पर्यटकों को घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। आप समझ सकते हैं कि पठार भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मैदान के बारे में बताया गया है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान जो होते हैं वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदानी जो भाग होता है वो बिल्कुल समतल होता है, जिसपे खेती के लिए बहुत आवश्यक होता है। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। अधिकांश जो मैदान हैं वो नदियों और उस बड़ी नदियों के सहायक नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण हुआ रहता है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। पर्वतों की ढालों की तरफ बहती हैं और उन्हें क्या करती हैं? अपर्दित, मतलब उन्हें काट छाट देती हैं।
वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, एक जगह जमा कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। समझ सकते हैं कि इन्हीं निक्षेपों से नदियों द्वारा जो निक्षेपण लाए जाते हैं, जो बहुत सारे पदार्थ लाए जाते हैं, वो एक जगह एकत्रित कर दिए जाते हैं और इन्हीं निक्षेपण से क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान, यह प्रक्रिया ऐसा भी नहीं है कि एक दो दिन की प्रक्रिया है, यह कई लाखों अरबों साल पहले की प्रक्रिया है। धीरे धीरे करके एक विशाल मैदान का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के द्वारा। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। क्यों? आप सभी जानते हैं कि मैदान में खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। हमारे भारत में मैदानी भागों में सर्वाधिक खेती होती है, कृषि यहीं भाग में होती है और जनसंख्या का निवास स्थान भी मैदानी इलाका बहुत अधिक है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना बहुत आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्या होते हैं, भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया तथा नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह मैदान खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश में भारत देश में कौन है, गंगा का मैदान। अब देखिए स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कि कितना विस्तार से एनसीईआरटी में बताया जा रहा है और बिल्कुल सरल भाषा में। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को थोड़ा कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करते हैं और बंजर जमीन, जो उपजाऊ जमीन नहीं होती, कूड़ा करकट फेंकने वाली जमीन पर हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। ये तरीका बहुत गलत है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित बना के रखें। स्वच्छ भारत मिशन, आप देख सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए
स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये लद्दाख का सीन दिख रहा है और इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों में जो गेम होता है वो, ये चाय की खेती आप देख सकते हैं। इधर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से फिगर के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इतना सरल चीज़ों में दिया। फालतू में लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत कठिन है, एनसीईआरटी बहुत सरल है और एनसीईआरटी से जितनी जानकारियाँ आपको मिल सकती है शायद आपको और अन्य किताबों से इतने छोटे पतले बुक के अलावा नहीं मिल सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, आप इसको बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोगों को ये एनसीईआरटी की सीरीज़ अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों कमेंट करके जो भी गलत हो, कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो, आप लोग बताने की कोशिश करें ताकि मैं अगले वीडियो में वो गलतियां ना करूं और उस आपके कमेंट के द्वारा मुझे कोई सीख मिले। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।